प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध इस धरती से सीधे सीधे तो नहीं है तो अंतरिक्ष से, लेकिन अंतरिक्ष की उन तमाम गतिविधियों का असर जो है वो इसी धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में इसका विशेष तौर पर जिक्र किया उन्होंने इन स्पेस कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग अभी शायद इससे अनभिज्ञ हों, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आप इस पूरे कार्यक्रम को, इसके पीछे जो प्रधानमंत्री महोदय का विजन है उसको और भविष्य के लिए जो इसमें संभावनाएं छुपी हैं उनको अच्छी तरह एक बार समझ लें, समझकर आश्वस्त हो लें कि इन स्पेस भविष्य में किस तरह से आम आदमी के जीवन पर बहुत सकारात्मक असर डालने जा रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से। गोयनका साहब हम सबसे फोन लाइन के जरिए जुड़ेंगे और इन स्पेस के तमाम गतिविधियों के बारे में, भविष्य की संभावनाओं के बारे में और सारे क्रियाकलापों के बारे में बातचीत करेंगे। वो बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए पहले हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने न सिर्फ इन स्पेस के बारे में बात की बल्कि ऐसे तमाम युवाओं के स्टार्टअप्स को लेकर जिक्र किया और बड़े गर्व से जिक्र किया जो स्पेस के सेक्टर में अपने स्टार्टअप्स के जरिए कैसे कैसे सोच, कैसे कैसे नवाचार और किस तरह की नई चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ सचमुच बहुत आशातीत है, उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ है और ये आज के भारत की तस्वीर है ही। इसलिए पहले आइए सुनते हैं इसको और फिर आगे की बातचीत हम करेंगे डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं। कुछ दिन पहले जब मैं इन स्पेस के हेडक्वार्टर के लोकार्पण के लिए गया था तो मैंने कई युवा स्टार्टअप्स के आइडियाज और उत्साह को देखा। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। उदाहरण के लिए चेन्नई और हैदराबाद के 2 स्टार्टअप्स हैं, अग्निकुल और स्काई रूट। ये स्टार्टअप ऐसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही हैं जो अंतरिक्ष में छोटे पेलोड्स लेकर जाएंगे। इससे स्पेस लॉन्चिंग की कीमत बहुत कम होने का अनुमान है। ऐसे ही हैदराबाद का एक और स्टार्टअप ध्रुव स्पेस सैटेलाइट डिप्लॉयर और सैटेलाइट के लिए हाई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स पर काम कर रहा है। मैं एक और स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा के तनवीर अहमद से भी मिला था जो स्पेस के कचरे को मैप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह बेंगलुरु के एक स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रॉम की फाउंडर नेहा भी एक कमाल के आइडिया पर काम कर रही है। ये स्टार्टअप ऐसे फ्लैट एंटीना बना रहा है जो न केवल छोटे होंगे बल्कि उनकी कॉस्ट भी काफी कम होगी। इस टेक्नोलॉजी की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है। साथियों, इन स्पेस के कार्यक्रम में मैं महसाना की स्कूल स्टूडेंट बेटी तन्वी पटेल से भी मिला था। वो एक बहुत ही छोटी सैटेलाइट पर काम कर रही है जो अगले कुछ महीनों में स्पेस में लॉन्च होने जा रही है। तन्वी की तरह ही देश के करीब 750 स्कूल स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव में ऐसे ही 75 सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। और भी खुशी की बात है कि इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स देश के छोटे शहरों से हैं। साथियों,
ये वही युवा है जिनके मन में आज से कुछ साल पहले स्पेस सेक्टर की छवि किसी सीक्रेट मिशन जैसी होती थी, लेकिन देश ने स्पेस रिफॉर्म्स किए और वही युवा अब अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। सुना आपने, प्रधानमंत्री महोदय ने इन स्पेस के बारे में जो चर्चाएं की और उन चर्चाओं के साथ ऐसे युवाओं का जो उन्होंने जिक्र किया जो देश के तमाम अलग अलग शहरों में, क्षेत्रों में नए नए आइडियाज के साथ स्पेस सेक्टर में बहुत कुछ करने के हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वो हम सब के लिए एक उम्मीद की ऐसी किरण है जो भविष्य में बहुत रोशनी फैलाने जा रहा है स्पेस सेक्टर में भारत में। मेहसाणा की एक छोटी उम्र की तन्वी पटेल किस तरह से एक छोटे से सैटेलाइट को लेकर काम कर रही हैं, अब ये बात कितनी उम्मीदों से भरी हुई है, इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। अमृत महोत्सव के दौरान इस तरह के तमाम क्रियाकलापों को लेकर एक नई ऊर्जा हमें चारों तरफ नजर आ रही है। तो ऐसी संभावनाओं को लेकर, इन स्पेस के तमाम गतिविधियों को लेकर आइए हम बातचीत करते हैं और सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से, चेयरमैन इन स्पेस, जो टेलीफोन लाइन के जरिए इस समय हमसे कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोयनका आपका इस कार्यक्रम में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सर, ये एक बिल्कुल नई तरह की सोच इस देश में और युवाओं में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुरूप जो हमें दिखाई दे रही है। मन की बात में उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया और अभी हमने श्रोताओं को सुनवाया भी। वो आप एक्सप्लेन थोड़ा करें हमारे श्रोताओं के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है इन स्पेस को लेकर, वो क्या है, किस सोच के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की। देखिए, मैं इन स्पेस की बात करूं उससे पहले जी। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में ये बात के ऐलान किया था कि हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है, जो स्पेस सेक्टर है जी, वो एक तरह से केवल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, अभी सरकार पे डिपेंड करता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और अगर हमें स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाना है, अगर हमें स्पेस को लोगों के पास लाना है, अगर हमें स्पेस से लोगों की जो जिंदगी है उसको सरल बनाना है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में आना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें बहुत स्पेस रिफॉर्म करने पड़ेंगे जी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात का ऐलान 2019 में किया था। उसके बाद उन्होंने करीब 4-5 चीजें ऐसी की जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का स्पेस में काम करना आसान हो जाए। पहली बात उन्होंने जो की थी वो ये थी कि हम स्पेस की नई पॉलिसी बनाएंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर को इनेबल करेगा। दूसरी बात उन्होंने की थी, वो एक NSIL कंपनी बनाई थी जिससे प्राइवेट सेक्टर स्पेस के लॉन्चेस कर सकती है। और तीसरी बात वो है, वो इन स्पेस की बात है जी। तो इन स्पेस जो है उन्होंने इसलिए अनाउंस किया था कि इन स्पेस के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को ऑथराइजेशन मिलेगा स्पेस में काम करने के लिए, तो एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी हो गई। अच्छा। और इसके अलावा इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करेगा, इसरो की जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज करने में सहायता करेगा, जो इसरो की टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने में सहायता करेगा, और अन्य कई कार्यक्रम करके स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा जी। तो इन स्पेस का उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में एक्टिव करें, किस तरह से उन्हें बढ़ावा दें, किस तरह से उनका हाथ थाम के उन्हें आगे बढ़ाएं, और किस तरह से हम उन्हें ऑथराइज और रेगुलेट करें। तो यही इन स्पेस का ऑब्जेक्टिव, यही उद्देश्य है जी। अच्छा, ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि देश में अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें और निजी क्षेत्र की बात करें तो क्या स्थिति है आज की तारीख में। देखिए, स्पेस में हमारा जो देश है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। अच्छा। जो इसरो ने 60 साल से जो काम किया है टेक्नोलॉजी पे, वो एक बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हम टेक्नोलॉजी में, एक बहुत ही कठिन टेक्नोलॉजी है स्पेस की, इतनी कठिन टेक्नोलॉजी में भी कई देशों से आगे हैं और कुछ ही देश हमसे आगे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 5वें-6वें नंबर पर होंगे शायद टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेक्टर में। तो ये हमारा जो एक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है। लेकिन ये स्ट्रांग फाउंडेशन होने के साथ भी जो हमारी ओवरऑल स्पेस एक्टिविटी है वो बहुत कम है। पूरी दुनिया में आज स्पेस सेक्टर जो है वो $400 बिलियन की इंडस्ट्री है। उसमें इंडिया की केवल $7-8 बिलियन की ही टोटल इकोनॉमी है स्पेस में जी। तो हम किस तरह से वो $7-8 बिलियन जो हैं, जो बहुत छोटा नंबर है, उसको हम आगे बढ़ाएं। ये भी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा स्पेस में और स्पेस के एप्लीकेशंस होंगे, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक तरह से एक इम्प्लाइड और इनबिल्ट ऑब्जेक्टिव है इन स्पेस का कि हम प्राइवेट सेक्टर को जो आगे बढ़ावा देंगे, उस बढ़ावे के साथ हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है वो आज का जो नंबर है $7-8 बिलियन, उससे काफी आगे बढ़ जाए। कार्यक्रम आप सुन रहे श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111
और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे शॉर्ट में इन स्पेस का नाम दिया गया है। और इन स्पेस आजकल बहुत सुर्खियों में है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं अपने मन की बात में इसका जिक्र किया था और बहुत महत्वपूर्ण एक कोशिश है सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अंतर्गत। और इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से, जो कि चेयरमैन हैं इन स्पेस से। तो आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक उत्सुकता तो ये जाहिर सी बातें होगी कि जब देश में इतने बड़े सोच के और विजन के साथ जो काम आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उसके पीछे प्रधानमंत्री महोदय का ये आशय या अभिप्राय है कि आम आदमी को इसका लाभ मिले और उसका जीवन जो है वो बेहतर हो, उसके जीवन का स्तर सुधरे, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ईज ऑफ लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर हो सके। तो इन सब में आम आदमी को किस रूप में लाभ मिलने जा रहा है भविष्य में, ये सबसे महत्वपूर्ण एक बात है जो आपसे हम सुनना चाहते हैं कि क्या चीजें हैं ऐसी। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने कहा जी। प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच में कहा था कि वो चाहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में और आम आदमी में कोई स्पेस न रह जाए। जी, बहुत यानी अच्छी कि हम बात। स्पेस टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लिए ही सामने लाएं। और हर तरफ जब हम देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो लोग सोचते हैं मंगलयान, चंद्रयान वगैरह, लोग सोचते हैं डिफेंस के बारे में, लेकिन जो हर दिन स्पेस से हमारी लाइफ को जो टच करता है स्पेस, जी, वो हम लोग शायद कई बार समझ नहीं सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जी, किस तरह से जरूर। स्पेस से आम आदमी के जिंदगी में किस तरह से मदद पहुंचेगी। जो हम सोचिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में आज स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है एक क्रॉप यील्ड का मेजरमेंट करने के लिए। अच्छा। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत आगे ले जा सकते हैं ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी से हम जो भी क्रॉप डैमेज हो रहा है उसका हमें एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाए और उससे हम क्रॉप डैमेज को कम कर सकें। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको जी। इसी तरह अगर हम देखें फिशरीज में, स्पेस टेक्नोलॉजी से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर जो हमारा मछुआरा है वो इस जगह पे जाएगा तो उसे ज्यादा कैच मिलेगा। अच्छा। स्पेस से हम पता लगा सकते हैं। और इसकी अब छोटा छोटा काम शुरू हुआ है, लेकिन हमें बहुत बड़े पैमाने पर उसको करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें तो अभी भारत के कई हिस्सों में हमारा इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल नहीं है। जी। हम स्पेस टेक्नोलॉजी से भारत के हर कोने में स्ट्रॉन्ग ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। अगर हम बात करें जो डिजास्टर मैनेजमेंट की, लैंडस्लाइड्स की फॉर एग्जांपल, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, इन सब का स्पेस टेक्नोलॉजी से हमें एडवांस इंटीमेशन मिल सकता है ताकि हम इससे डैमेज को मिनिमाइज कर सकें। बहुत इससे एक आम आदमी पर की लाइफ में फर्क पड़ता है। ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, जो एजुकेशन सबसे जरूरी बात है, जो आज कोविड के कारण काफी ऑनलाइन एजुकेशन होता है। बिल्कुल। ऑनलाइन एजुकेशन को हम स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा हर विलेज में, हर कोने में जा सकते हैं, बहुत कम कीमत पे, बहुत कम एक्सपेंडिचर पे। जैसे कई उदाहरण हैं जिससे कि हम देखेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर हम पूरी तरह से डेवलप करें तो एक बहुत इकोनॉमिकल तरीके से हम डे टू डे लाइफ में, एक कॉमन इंडियन की लाइफ में काफी लाभ पहुंचा सकते हैं। जी, मुझे लगता है कि हजारों ऐसी चीजें हैं जहां आम आदमी का जीवन जो है सकारात्मक नजरिए से देखें तो प्रभावित होता है स्पेस में ज्यादा एक्टिविटीज होने से। और ये सच कह रहे हैं आप कि जो बेहतर बनाने का लक्ष्य है आम आदमी के जीवन को, वो लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। बल्कि मुझे डॉक्टर साहब, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, विक्रम साराभाई जी, उनका एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर हम देश में कोई मीनिंगफुल रोल प्ले करना चाहते हैं स्पेस के माध्यम से, तो हमें समाज और लोगों की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनका प्रयोग करने में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान के साइंटिस्ट के लिए उनका एक मंत्र था। और मुझे लगता है कि ये इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है, इस रूप में एक छलांग कहना चाहिए कि आगे लगाया जा रहा है इस रूप में इन स्पेस के माध्यम से। तो एक चीज बताएं कि इन स्पेस जो बनाई गई है संस्था, ये किस रूप में इन सारी चीजों को मैनेज करेगा, उसका क्या स्कोप होगा, क्या भूमिका होगी? देखिए, कई तरीकों से हम इस चीज को बढ़ावा देंगे जी। सबसे पहली जो चीज है वो है कि जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं कंपनियां, वो इन स्पेस के पास आएंगी टू गेट अप्रूवल फॉर देयर वर्क। अच्छा। तो दैट इज द ऑथराइजेशन पार्ट। लेकिन जो अप्रूवल देने का काम है वो एक छोटा काम है। उस अप्रूवल के बाद हम किस तरह से उस कंपनी के साथ काम करें
किस तरह से हम टेक्निकल एडवांटेज और टेक्निकल हेल्प दें। तो उसके लिए हमारे एक टेक्निकल डायरेक्टरेट है। अच्छा। जो टेक्निकल डायरेक्टरेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है कि जो कंपनियां हैं जो चाहें कि हमें कुछ टेस्टिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, हमें टेक्निकल एडवाइस चाहिए, हमें टेक्निकल कंसल्टिंग चाहिए, तो वो सब हम कुछ इन स्पेस के द्वारा करेंगे डायरेक्टली और कुछ इसरो की सहायता के साथ करेंगे। ये बहुत जरूरी काम है क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसे कि एंड टू एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो। बिल्कुल। तो हर चीजों में उन्हें जो उनकी जो कोर है उसके बारे में वो जानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द जो सामान जो उन्हें समझना होगा उसके बारे में उन्हें हम इन स्पेस इसरो के द्वारा या इन स्पेस के खुद के रिसोर्सेज द्वारा बताने की कोशिश करेगी। दैट इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज ये है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, स्पेस पॉलिसी, जो FDI पॉलिसी, जो स्पेस एक्ट है जो अभी बन रहा है, इन चीजों में कहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री को कहाँ पे इनसे एक रुकावट आती है और किस तरह से हम इन्हें इम्प्रूव करें ताकि कंपनियों को स्मूथली काम कर सके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्पेस, उस पर हम काम करेंगे, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द कंपनीज। चौथी चीज ये है कि कई एरिया जो स्पेस में हैं जहां अभी कोई काम नहीं कर रहा है, उनको हम आइडेंटिफाई करके हम कम्युनिकेट करेंगे कि देखिए आप आइए सामने और इन एरियाज में काम कीजिए। अच्छा। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी जो है स्पेस की उन्हें हम सामने लाएंगे। और जो इसके अलावा जो एक बहुत जरूरी चीज है कि स्पेस की जानकारी जो है वो आज काफी सुपरफिशियल है आम आदमी के लिए। बिल्कुल सच कह रहे हैं। उसको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम बनाएं, किस तरह से एक्सपोजर दें स्पेस के बारे में आम आदमी को कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होगा, वो भी हमें काम करना है जी। तो ऐसे कई चैनल्स, कई डायरेक्शंस हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। अभी एक नई संस्था है ये, तो अभी इवॉल्व हो रहा है। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे इनॉग्रेल स्पीच में कहा, जो उन्होंने मन की बात में कहा, उससे हमें काफी बढ़ावा मिला है और हमारी टीम अब काफी तेजी से इन सभी चीजों पे काम कर रही है। निश्चित रूप से डॉक्टर गोयनका, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आम लोगों में भी एकदम से ये उत्सुकता जागी है कि इन स्पेस है क्या। सही बात है। और आम लोग ढूंढने लगे हैं, जानना चाहते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि एक रूपरेखा जो इन स्पेस की या उसके पीछे का उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाएं। अभी आपने जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात की, प्राइवेट प्लेयर्स की बात की स्पेस प्रोग्राम में, दरअसल मुझे लगता है कि जहां तक मेरी थोड़ी जानकारी है कि इसरो के साथ तो वैसे कई प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट फील्ड के लोग जुड़े रहे हैं, लेकिन वो वेंडर्स के तौर पर उनका रोल रहा है। बात है। अब इस कार्यक्रम के माध्यम से वो इंडिपेंडेंटली स्पेस प्रोग्राम में अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखते हुए चीजों को आगे वो कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो उनको क्या लाभ मिलेगा अगर भविष्य में इस तरह की वो कोशिशों में शामिल होते हैं तो? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्पेस में प्राइवेट सेक्टर इंगेज हो रहा है और जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल स्टार्टअप से नहीं है। इसमें जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं, जो डेवलप्ड कंपनियां हैं, वो भी काफी काम कर रही हैं। जैसा आपने कहा कि अभी तक इनका काम प्राय इसरो के वेंडर के रूप में रहा है जी। अब यही कंपनियां एक वैल्यू सिस्टम में आगे बढ़ रही हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करने की कोशिश कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसरो ने जो इनका PSLV रॉकेट है, जो PSLV रॉकेट अभी इसरो खुद बनाती थी जी। अब वो एक प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम बनाएगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर उसे बनाएंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रॉकेट है SSLV इसरो का, वो भी हम प्राइवेट सेक्टर को ही देंगे ताकि वो उसे बना सके और इसरो एक एडवांस टेक्नोलॉजी में काम कर सके। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी कंपनियां भी इसमें काम कर रही हैं। तो अभी जो एडवांटेज आप बता रहे हैं वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसरो ने किया 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल की मेहनत के बाद, उस टेक्नोलॉजी को प्रूव आउट होने के बाद, यानी कि जब टेक्नोलॉजी हमने प्रूव किया कि ये काम कर रही है, बिल्कुल, उसे हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अच्छा। तो कह रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की इसरो के द्वारा, इसरो ने की, उसको आप अब यूज कीजिए और इस टेक्नोलॉजी से आप एप्लीकेशंस बनाइए ताकि कि हमारी जो आम आदमी की जिंदगी में उसका लाभ पहुंचे और हमारी इकोनॉमी में लाभ पहुंचे। तो हमें दोनों काम करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और जो ईज ऑफ लिविंग जी, जो PM साहब ने कहा था अपनी स्पीच में, वो भी हमें इम्प्रूव करना है। तो एक जमीन तो तैयार हो गई है इसरो के माध्यम से, अब उस पर इमारत जो है अपने अपने हिसाब से ये लोग बनाए और जितनी खूबसूरत बना सकते हैं, जितनी उपयोगी बना सकते हैं वो उसे बनाए। अभी समय तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी कुछ आभास तो मिलने लगता है। क्या रिस्पॉन्स है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का या प्राइवेट कंपनीज का स्पेस प्रोग्राम में? देखिए, रिस्पॉन्स अभी पिछले
मैं कहूँगा 2-3 महीने में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और स्पेशली हमारा जो इनॉग्रेल फंक्शन हुआ 10 जून को जी उसके बाद जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो काफ़ी संख्या में आ रही हैं। अभी हमारे पास करीब 80 से ऊपर टोटल प्रपोजल्स आए हुए हैं इंडस्ट्री के। अच्छा। उनमें से हमने 10 के MOU ऑलरेडी साइन कर दिए हैं, वो हमने 10 जून को किए थे। अभी हम 11 प्रपोजल पे सीरियसली काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वो 11 प्रपोजल में हम अप्रूवल देंगे। और इसमें छोटी कंपनियां भी हैं, मिड साइज कंपनियां भी हैं, बड़ी कंपनियां भी हैं, इसमें एकेडमिया भी है, MSMEs भी हैं जैसे मैंने कहा, और कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। और हर एरिया में अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जो हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में, हर एरिया में हमारे पास प्रपोजल आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। जबकि मैंने कल ही हाँ। प्रपोजल्स देखे थे जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जो कैलिबर ऑफ प्रपोजल है वो अब काफी स्ट्रांग हो गया है। काफी मतलब एक तरह से एक छोटी छोटी बातें नहीं आ रही हैं हमारे सामने, काफी डेप्थ वाले प्रपोजल्स आ रहे हैं, जिससे कि एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी होगा, केवल एप्लीकेशन नहीं बट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी होगा, ताकि नए नए रूप में हम स्पेस को यूज कर सकें अपने एडवांटेज के लिए। तो इसका मतलब कि स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये जो इतने बड़े स्तर पे या इतनी बड़ी संख्या में अगर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं तो वो भी मुझे लगता है काफी उससे मदद मिलेगी। बिल्कुल। ऐसा है कि जैसे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी एक्सपेंसिव है जी, और जो कंपनियों के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना और जस्टिफाई करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि कुछ समय के लिए अगले 5 साल 7 साल तक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रहेगी, इन स्पेस के द्वारा और इसरो के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर स्पेस में ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू करेगा निश्चित रूप से। और मुझे उम्मीद है कि 10 साल बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में काफी स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, बट उसमें थोड़ा समय लगेगा। आप कहें कि अगले साल हो जाएगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तो ये है कि मुझे आपकी बातचीत से या माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जब भी सुना, मन की बात के माध्यम से भी जो जाना, लोगों में और खासतौर पर जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक विश्वास तो पैदा हुआ है कि हम इस फील्ड में अगर करते हैं तो इसका लाभ उनको भी बहुत मिलेगा, जाहिर सी बात है देश को तो मिलेगा ही। एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ट हुआ है और वो दिखता है कहीं ना कहीं साफ साफ नजर। ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा जी कि जो विश्वास पैदा हुआ है प्राइवेट सेक्टर में और जनरल पब्लिक में जी, उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। निश्चित रूप से क्योंकि हमें अब ये दिखाना पड़ेगा कि ये केवल हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सीरियस हैं और हम सीरियसली प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो सामने आए और हमारे जनरल पब्लिक की लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बढ़ गई है। और मैं आपसे बात करने के जस्ट पहले एक मीटिंग कर रहा था अपने लोगों के साथ, उन्हें यही कह रहा था कि अभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, उसे हमें डिलीवर करना पड़ेगा और अगर हमने नहीं किया तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आ सकता है। सर, वो स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं या आपके काम की शैली को जानते हैं उन्हें बहुत विश्वास है और आप जहां हैं वो निश्चित रूप से जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा या सरकार के द्वारा, देश के द्वारा आपके सामने रखा गया है वो जरूर पूरा होगा। इस बात का तो सबको विश्वास है क्योंकि आप वहां हैं। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये जानने की थोड़ी उत्सुकता हो रही कि जो ये पूरा, देखिए जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, डेवलपमेंट होती है, उसमें R&D का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। जो ये इकोसिस्टम डेवलप किए जाने की कोशिश हो रही है हमारे स्पेस सेक्टर में, उसमें R&D की क्या अहमियत किस रूप में होगी, या वो भूमिका, वो जिम्मेदारी कौन कौन निभा रहा है, मिलकर निभा रहे हैं या किसी खास सेक्टर को वो चीज़ दी जाएगी? स्पेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स R&D सब्जेक्ट। बिल्कुल। हम हमेशा कहते हैं, जिंदगी हम बचपन में सुनते थे कि दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। जी। तो कहने का मतलब है कि जो चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है वो रॉकेट साइंस है। बिल्कुल। तो स्पेस में अगर हमने R&D डेवलपमेंट नहीं किया तो बहुत जल्दी ही हम पीछे पड़ जाएंगे। बिल्कुल सच बात। तो R&D हैज टू कीप स्टेप विथ लेवरेजिंग द R&D दैट वाज डन 5 years ago दैट वी लेवरेज टुडे। और आज हमें अगले 5 साल के लिए R&D करना बहुत जरूरी है। अभी जो हम साइंटिफिक मिशंस होते हैं हमारे, जो चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब की जो वैल्यू है वो वैल्यू केवल यह नहीं है कि हमने चांद पे या मार्स पे अपना इक्विपमेंट भेजा या हमने आदमी को भेजा। इसकी वैल्यू ये है कि इसमें हमें काफी कुछ समझ आती है।
इससे हमें न्यू स्पेस एप्लीकेशन के बारे में पता लगता है, इससे हमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और उस टेक्नोलॉजी को फिर हम यूज में लाते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए और ईज ऑफ लाइफ के लिए। तो ये काम जो है अभी तो इसरो ही करेगा और इसरो ही कर रहा है ज्यादा तौर पे, जो हमारे साइंटिफिक मिशन हैं और बाकी भी कई डेवलपमेंट होते रहते हैं। लेकिन जब मैं प्रपोजल्स देख रहा हूँ जो हमारे सामने आए हैं, उसमें से कम भी 20 प्रपोजल ऐसे हैं जिनमें कि नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। अच्छा, दीज आर नॉट जस्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। और इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो केवल एक अपॉर्चुनिस्टिक नहीं बन रही है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि आप आओ, हम आपको सब सहायता देंगे, लेट्स गो एंड अर्न सम मनी। दैट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। मेनी कंपनीज आर लुकिंग टू सी हाउ डू वी एडवांस द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्पेस सेक्टर। और जो आपने देखा होगा कि जो हमारे युवा हैं उनका, मैं ये नहीं कहूँगा केवल जोश है, उसमें जोश तो है ही, लेकिन जोश के साथ उन्हें एक नॉलेज भी है जो with the modern available infrastructure of knowledge gathering, they can do a lot of things that when I was their age, I could have never imagined that I can do. सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, केवल स्पेस सेक्टर में नहीं, किसी भी सेक्टर में। अगर आप देखें कि जो हमारी युवा पीढ़ी स्टार्टअप्स में आ रही है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रही हैं जो कि लगता है अरे ये तो इम्पॉसिबल है, और हो सकता है 5 में से केवल 2 ही सफल हों, लेकिन जो 2 सफल होंगी उससे टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है जो बाय चांस अगर असफल भी होते हैं, लेकिन वो एक जमीन तो तैयार कर ही जाते हैं डॉक्टर साहब, जो आगे जो प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए कम से कम वो अनुभव का लाभ तो मिलेगा ही उनको। सही बात। तो ये प्रक्रिया ज्ञान की जो है वो आगे चलती रहती है, जाती रहती है और दूसरों को लाभ इसका मिलता रहता है। अब आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, दरअसल इस पर विस्तार से बात भी आपसे करनी है थोड़ी, जो युवाओं की भूमिका इसमें होने जा रही है, हमारे यंग साइंटिस्ट की भूमिका होने जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने जब स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स की बात की, मन की बात में उन्होंने जिक्र किया, मैं सच बताऊं कि हमें इस बात का आभास नहीं था कि स्पेस में भी हमारे युवा काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये फील्ड है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इतने स्टार्टअप्स पहले थे और अब इतने और बढ़ गए हैं, तो बड़ी उम्मीद सी बंधी और बड़ा भरोसा होता है अपने यूथ पर, अपने जो टैलेंट है हमारे युवाओं का। अब इसमें एक चीज़ है डॉक्टर साहब की, जो पहले कही जाती रही ये बात की ब्रेन ड्रेन का एक कॉन्सेप्ट हो है, लोग बाहर चले जाते हैं हमारे युवा जो हैं, और बाहर बहुत सारे स्पेस सेक्टर में भी बहुत सारे भारतीय युवा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब इसी देश में इस तरह के अगर अवसर उनको उपलब्ध होते हैं तो वो इसी देश में रहकर ही काम करेंगे, देश के लिए करेंगे। देखिए, थोड़ी फिलोसॉफिकल बात मैं कहूँगा आपको जी, कि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, वो बहुत पुरानी बात है, उस समय टेक्नोलॉजी में इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और किसी को भी अगर टेक्नोलॉजी में काम करना था तो उसके सामने कोई और चारा नहीं था सिवाय गोइंग टू यूएस और यूरोप। मैं भी उनमें एक था कि मैं यूएसए चला गया उस समय 1975 में। अच्छा। लेकिन अगर आप आज देखें तो जो युवा हमारे बाहर जा रहे हैं उनकी संख्या उस समय से बहुत बहुत कम हो गई है। उस समय जिसको मौका मिलता था वो बाहर जाना चाहता था, अब ऐसा नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो लाइन में जा रहे हैं, जो स्टार्टअप्स में, वो भी आप देख रहे हैं कि इंडिया में अब हर महीने या शायद हर 2 वीक में एक यूनिकॉर्न बन रहा है जी। तो एवरीबॉडी कैन सी कि इंडिया में रहकर भी हम टेक्निकल डेवलपमेंट कर सकते हैं और गुड अर्निंग एंड गुड लाइफ वो भी पॉसिबल है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। तो जो ब्रेन ड्रेन की बात है, कुछ लोग जाते हैं बाहर, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आज एक तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों में है कि मैं इंडिया में रहकर ही कुछ कर सकता हूं क्या, अगर नहीं कर सकता हूं तो ही मैं बाहर जाऊंगा, अदरवाइज मैं इंडिया में ही रहूंगा जी। ये एक फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई है। इससे जो हमारे देश में आगे जो हमें उसका लेवरेज मिलेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। और डॉक्टर साहब, ऐसे भी युवा मिलते हैं जो कहते हैं कि हम एक बार जाके बाहर का भी अनुभव लेना चाहते हैं, लेकिन लौटकर हम यहीं काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, एंड दैट इज बिकमिंग वेरी कॉमन नाउ जी। दैट इज बिकमिंग वेरी कॉमन। मेनी पीपल गो ओवरसीज जी, दे गेट अ डिग्री, वर्क फॉर 1 or 2 years एंड कम बैक। बिल्कुल, एंड दिस इज वेरी कॉमन। दरअसल प्रधानमंत्री जी जब ऐसी बात कहते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें जाग जाती हैं, और लगता है कि जब उन्होंने जिक्र किया कि जो 2 tier या 3 tier शहर में, मतलब ऐसे छोटे शहरों और कस्बों तक के युवा जो है इस फील्ड में यानी स्पेस स्टार्टअप्स में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे हैरानी होती है कि उन तक वो बातें कैसे पहुंचती है, वो कैसे जुड़ पाते हैं। थोड़ा विस्तार से समझाएंगे तो हो सकता है और शहरों में और क्षेत्रों में भी लोगों को ये जानकारी मिलेगी। एक तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है, और
शायद लोगों को विश्वास न हो, लेकिन मेरा सोचना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है। जो आज हम डिजिटली कर सकते हैं वो कई एडवांस कंट्रीज में भी डिजिटली नहीं होता है। मैं आपको कहूंगा कि जैसे मनी ट्रांसफर की बात है, छोटी सी बात है, मनी ट्रांसफर की बात है, बाय द टाइम यू पुश द बटन मनी इज ट्रांसफर्ड। बिल्कुल। एक बहुत एडवांस कंट्री में इट टेक्स 24 आवर्स फॉर मनी ट्रांसफर। तो हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ती है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लस जो कोविड से हमें एक्सपीरियंस मिला कि हमें फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है किसी चीज के लिए, हम बहुत कुछ डिजिटली कर सकते हैं, उनको आप कंबाइन करें तो जो टीयर 1 और टीयर 2 की दूरी थी वो दूरी बहुत कम हो गई है। और उसी कारण जो टीयर 2 टीयर 3 में कभी भी इंटेलिजेंस की कमी नहीं, कमी थी कि उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। अब बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज वी हैव बिकम सो कंफर्टेबल वर्किंग ऑनलाइन, जो दूरी कम होने से अब काफी कुछ काम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी हो सकता है एंड हो रहा है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें भी काम करना होगा। अगर हम खाली बड़े बड़े शहरों में बैठकर ही काम करें तो शायद जो दूरी कम हो रही है वो कम होना का बंद हो जाए। हमें भी काम करना होगा कि हम बढ़ावा दें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, बिकॉज वी डोंट वांट एवरीबडी टू कम टू द सिटीज टू डू दीज थिंग्स। वी वांट द वर्क टू गो टू टीयर 2 सिटीज रादर देन टीयर 2 सिटीज कमिंग टू टीयर 1 सिटीज। और वो अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और अभी जो एक छोटा सा काम हमारा जो है एक स्पेस किड्स जो एक संस्था है वो कर रही है, अच्छा। कि वो 75 स्कूल्स में जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हैं, वहाँ जाकर उन्हें स्पेस के बारे में समझा रही हैं। अच्छा। और उनसे एक प्रोजेक्ट कर रही हैं, जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे अगस्त के महीने में। अच्छा। जो कि एक 75 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ऑल बाय गर्ल्स फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3। क्या बात है। एक छोटी सी बात है, लेकिन इसी तरह से हम एक बढ़ावा दे रहे हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ लोग स्पेस स्टार्टअप शुरू करें 2 साल 5 साल 7 साल बाद। तो हर चीज के लिए समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वी आर टेकिंग वर्क टू टीयर 2 रादर देन टीयर 2 टू टीयर 1। जी खैर डॉक्टर साहब, देखिए कि जिस बच्चे का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, तन्वी पटेल का, अब छोटी सी उम्र में भी एक छोटे सैटेलाइट पर वो काम कर रही है। और मुझे लगता है 30 तारीख को उनका सैटेलाइट इनका भी लॉन्च हुआ था, या बाकी 2 थे शायद अलग? नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी होना है। तो अब ये अगस्त महीने में लॉन्च होने की संभावना है। जी, तो ये एक बड़ी कमाल की बात है कि इस तरह के मेहसाणा जैसी जगह में एक छोटे उम्र की बच्ची जो है इस क्षेत्र में ऐसे काम कर रही है। एक तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। अब मुझे थोड़ा ये बताएं कि 30 जून को जो 2 सैटेलाइट, वैसे तो कई और सैटेलाइट्स थे जो लॉन्च हुए, लेकिन 2 हमारे स्टार्टअप्स के भी थे सैटेलाइट जिनको लॉन्च किया गया, वो कौन कौन से थे, उनका क्या रोल होना है भविष्य में? तो ये सैटेलाइट एक था ध्रुव स्पेस का। जी। ध्रुव स्पेस कई चीजों पे काम कर रहा है। अच्छा। उनमें से एक काम इस सैटेलाइट में लॉन्च हुआ था, वो है एक डिप्लॉयर का। डिप्लॉयर होता है जिसके अंदर एक सैटेलाइट डाला जाता है और वो खोलकर उस सैटेलाइट को डिप्लॉय करता है ऑर्बिट में। अच्छा। तो इन्होंने इस डिप्लॉयर बनाया है, पहली बार एक तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री ने इंडिया में डिप्लॉयर बनाया है। इसरो के पास तो है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं था। तो ये ध्रुव स्पेस मेरा ख्याल है हैदराबाद से है। ये कंपनी हैदराबाद की है, ध्रुव स्पेस जी। उन्होंने डिप्लॉयर को टेस्ट किया है इस C-53 लॉन्च में। अच्छा। इसके बाद इनके 2 और प्रोजेक्ट हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट C-54 में होगा और एक बाद में होगा। तो ये जो एक सोलर पैनल को भी लेके ये काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी पर भी, सोलर पैनल्स पर भी कुछ सोलर पैनल को भी काम कर रहे हैं। तो उनका सोचना ये है कि वो सोलर पैनल करीब 25-30% कम प्राइसिंग में बना सकते हैं। और इससे उनकी उम्मीद है कि केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो सोलर पैनल को सप्लाई कर सकें। तो वो काम अभी हो रहा है। इसका जो अभी लॉन्च 30 तारीख को हुई थी, उससे सोलर पैनल का कोई संबंध नहीं है, वो काम अलग चल रहा है, वो अलग चलेगा। दूसरा काम जो है दिगांतरा कंपनी ने किया था लॉन्च। दिगांतरा कंपनी 2 चीजों में काम कर रही है। ये जो लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था एक स्पेस की वेदर के बारे में जानकारी लाने के लिए। अच्छा। तो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पहली बार उन्होंने उस चीज को स्पेस में डाला है, तो डेटा कलेक्ट किया है और डेटा को एनालाइज करके कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से स्पेस की वेदर के बारे में पता लगा सकें। और उसके बाद दूसरा काम वो जो करने वाले हैं वो है स्पेस में जो डेब्री है जी, जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो घूमते रहते हैं, कचरा जो जिनकी लाइफ ओवर हो गई है लेकिन वो घूमते रहते हैं जी, उस स्पेस डेब्री को हम किस तरह से पहचाने और किस तरह से एक तरह की एल्गोरिथम बनाई जाए कि कोई स्पेस डेब्री किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट टकरा न जाए। टकराने से फिर ऑफकोर्स डैमेज हो जाता है। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था। तो दोनों ही बहुत, दूसरा वाला बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली,
और उस प्रोजेक्ट की सक्सेस से हमें काफ़ी फायदा होगा। एक चीज़ और भी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इस तरह की जो सक्सेस मिलेगी और मिल रही है तो इनके लिए तो एक इंटरनेशनल मार्केट भी खुलता है, क्योंकि बाकी देश हैं वो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को लेना चाहेंगे। हाँ, लेना चाहेंगे। और इनफैक्ट इफ यू वांट टू ग्रो द स्पेस टेक्नोलॉजी टू सम रीजनेबल नंबर लाइक 35-40 बिलियन, ये केवल इंडिया में ही यूज होने से इतने आगे नहीं हो पाएगा। हमें जरूरी है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल ऑर्डर भी लाएं और इंटरनेशनली हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाएं। निश्चित रूप से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो काम है ये काम उतना आसान नहीं है जितना हम सोच सकते हैं जी, क्योंकि जो हम यहाँ काम कर रहे हैं वैसा ही काम कई देशों में हो रहा है और जरूरी है कि हमारी जो कंपनियां हैं से टेक्नोलॉजिकली कुछ डिफ्रेंशिएशन करें उसमें, और जो हम काम यहाँ कर रहे हैं उसमें क्या एडेड एडवांटेज मिल रहा है कंपेयर टू वर्क बीइंग डन इन कंट्री ए और कंट्री बी और कंट्री सी, वही बहुत जरूरी है। बिकॉज इफ यू वांट टू बी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट, बोथ कैनॉट बी जस्ट कॉस्ट। जी जी। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज श्रोताओं हम इन स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है स्पेस सेक्टर में भारत में। इसी बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से, जो कि चेयरमैन है इन स्पेस के। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एक चीज़, क्योंकि जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जीपीएस की बात करें, उसमें बहुत सारे जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो बाहर के हैं, विदेशों के हैं। अब अगर हम अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा एडवांस बनाएं और उस तरह के प्लेटफॉर्म्स हम खुद अपने देश में निर्मित करके लोगों को उपलब्ध कराएं, मुझे लगता है सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत उपयोगी होगा देश के लिए। देखिए, स्पेस का यूज डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा है and that obviously is not something that gets talked about openly, but in everything to do with defense there is some application of the space। और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है स्पेस की आज इंडिया में, वो हमारे डिफेंस सेक्टर में काफ़ी काम आ रही है, काफ़ी यूज हो रही है। एंड जैसा आपने कहा कि ऐसे टेक्नोलॉजी हम बढ़ाएंगे तो उसका यूज ऑफ कोर्स डिफेंस में भी होगा। इट्स नॉट जस्ट फॉर यूज इन द कमर्शियल एस्पेक्ट और द सिविल सोसाइटी। ये इतनी बड़ी एक पावर है डॉक्टर साहब, कई बार जैसे खबरों में आम आदमी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास ये डिजिटल पावर है, जिसके हाथ में कंट्रोल है, बल्कि ये कहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की या प्रेशराइज करने की, दबाव बनाने की कोशिश या अपने अनुकूल चीज़ों को करवाने की कोशिश भी करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनकी परिकल्पना है, उसमें अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपने देश में ही निर्मित करते हैं तो निश्चित रूप से जो ये दबाव बनाया जाता है, प्रेशर टैक्टिस उन देशों के द्वारा की जाती है जहां ये पावर, जहां जो गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो उससे भी हम निजात पाते हुए स्वतंत्र रूप से हम अपने आप को, अपने निर्णयों को ले सकते हैं बहुत सारे मामलों में। देखिए, ये बात तो एकदम सही है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ जी, और जो डिफेंस स्ट्रेंथ होती है, हैविंग द स्ट्रेंथ इटसेल्फ इज डिटरेंट टू एनीबॉडी एल्स। तो जो दबाव डालते हैं हमारी स्ट्रेंथ, आपने जो कहा वो सही बात है। और अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं और जैसे सबको पता रहता है कि हम स्पेस से ये सब कुछ कर सकते हैं, तो जरूर दबाव आएगा दूसरे देशों के ऊपर भी और हमारी उससे ताकत बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब थोड़ी सी ये बात ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम इतनी आगे बढ़ने की एक सोच लेकर चल रहे हैं और ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट है जो धरातल पर उतरना शुरू हुआ और आगे और इसको विस्तार मिलेगा, स्पेस टूरिज्म को किस रूप में इससे बढ़ावा मिलने जा रहा है भविष्य में? मैं जानता हूँ कि अभी जल्दी नहीं होना है, लेकिन फिर भी आगे। टूरिज्म की मैं दो दिशाओं में बात करूँगा जी। पहली एक जो छोटी सी चीज़ है कि जो हमारी जो टूरिज्म है, उस टूरिज्म में आज स्पेस लेड टूरिज्म नहीं है। तो कहना का मतलब मेरा यह है, जैसे अगर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में हर विजिटर JF कैनेडी स्पेस सेंटर में जाने की कोशिश करता है। इट इज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो हम स्पेस को लेकर किस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं और टूरिज्म को बढ़ावा दें, ये भी एक बात सोचने की है। और हमारे पास काफ़ी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, जैसे हमारा जो लॉन्च सेंटर है श्रीहरिकोटा में जी, उसको हम कैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएं। सो दिस इज शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटी ऑन हाउ डू वी मेक स्पेस, एंड इससे स्पेस के बारे में जानकारी भी लोगों को बढ़ेगी। बिल्कुल। दूसरी बात है वो टूरिज्म इन स्पेस, उसके लिए कुछ समय लगेगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम खुद उसको बनाएंगे। हो सकता है कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारी कंपनियों के साथ काम करके स्पेस टूरिज्म इंडिया में लाएगा, लेकिन अभी उसके लिए मुझे लगता है कई साल लगेंगे बिफोर स्पेस टूरिज्म इन स्पेस
can become reality in India. पर ये है कि स्पेस से रिलेटेड जगहों के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, बल्कि मिला है। देखिए चंद्रयान जब या मंगलयान इस तरह के तमाम जो गतिविधियां, या अभी 30 तारीख को जब ये सैटेलाइट लॉन्च हुए तो उस समय भी लोग वहां जाकर देख रहे थे वहां बड़ी उत्सुकता से। But that was just one event. I would like to see it happening as a regular process. मतलब जो स्पेस सेंटर्स हैं वहाँ पे tourism becomes an integral part of it, where people come and learn more about space and create the tourism industry. डॉक्टर साहब, जो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से देश में अगर सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, रॉकेट्स हैं या कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज की बात की आपने, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करने में सक्षम होते हैं। इन स्पेस क्या इसमें रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसकी भूमिका है या कुछ और तरह का भी रोल है? थोड़ा उसके बारे में भी स्पष्ट। जो हमारी जो पॉलिसी हैं वो पॉलिसी अभी डेवलप हो रही हैं, वो पॉलिसी अनाउंस होंगी जी, और इन स्पेस की भूमिका रहेगी उन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करें प्राइवेट सेक्टर के लिए। अच्छा, ये भूमिका भी हम निभाएंगे। और युवाओं को या युवा वैज्ञानिकों के, एक तो आपने एक दो जिक्र किए थे, लेकिन उसको और बढ़ावा देने के लिए कुछ भविष्य में पॉलिसी के माध्यम से संभावनाएं बनती हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं किस तरह से हम बढ़ावा दें, किस तरह से हम फैसिलिटेशन करें, तो वो अभी डेवलप हो रहा है। मैं स्पेसिफिक्सली अभी कुछ नहीं बता सकता निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात तो है, आपसे बातचीत करके और वैसे भी प्रधानमंत्री महोदय के जो भी संबोधन या मन की बात में उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत उम्मीदों से भरी हुई, बहुत सारी आशाएं हमारे मन में पैदा होती हैं भविष्य को लेकर। आप, मुझे मालूम है कि बहुत टाइट शेड्यूल है आपका इस समय और आप व्यस्त हैं, लेकिन चलते चलते आप क्या हमारे युवाओं से या अपने हमारे प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं जो भविष्य में जुड़ने की आकांक्षा रखते हो, उनके लिए गाइडलाइन के तौर पर आप क्या कहेंगे, मंत्र क्या देंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने वो अनलिमिटेड हैं और हम कितना उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज कर सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब काम सरकार का है। हमें यही सोचना है कि सरकार हमारे लिए एक प्रमोटर है और काम हमें करना है। हम अगर देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो हमें करना पड़ेगा एज प्राइवेट सिटीजन, एज प्राइवेट कंपनीज, एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, एंड द गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ रोल ऑफ इनेबलर। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है बिल्कुल कि गवर्नमेंट शुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ इनेबलर एंड नॉट समबडी हु विल डू एवरीथिंग, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह से देश को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें हर एरिया में, किस तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। और अगर हम इस बात को अपने सामने रखते हैं तो मुझे ऐसा सोचना है कि हम सब मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। यही मैं कहना चाहूंगा युवाओं से, और ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो युवाओं पे ज्यादा है और उन्हें ही ये भार संभाल के हमारे देश को आगे ले जाना होगा। निश्चित रूप से, और देश आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा तो हम तो अपने आप ही समृद्ध होंगे डॉक्टर साहब, ये तो स्वाभाविक सी बात है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना सारा समय दिया और ये बातें हमें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी बातचीत डॉक्टर पवन कुमार गोयनका से, चेयरमैन इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया था। उसके बारे में विस्तार से ये बातचीत हुई है। हमें उम्मीद है कि इस नए क्षेत्र के बारे में, इस नई पहल को लेकर हम और आप काफ़ी कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सके हैं। लेकिन हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि देश में जो महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं, क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, यानी राष्ट्र के निर्माण और उसके विकास में जो महत्वपूर्ण चीजें घट रही हैं, हो रही हैं, उनके बारे में हम लगातार जानते रहें, जानने की कोशिश करते रहें। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इसी उम्मीद और आप सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम से अब मैं विदा ले रहा हूँ। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स